तो अब आगे प्रोसीड करते हैं यूनिट फर्स्ट में विद पॉपुलेशन कंपोजिशन. सो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन कंपोजिशन? सो अगेन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि फोकस ऑन वर्ड्स. सो पॉपुलेशन यू नो, देन व्हाट इज़ पॉपुलेशन? आपको पता है क्या होता है. व्हाट इज़ कंपोजिशन? तो कंपोजिशन में क्या होता है कि क्या डिफरेंट डिफरेंट उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो किससे डिटरमाइन होते हैं. एज से, सेक्स से, किस एरिया में वो लोग रहते हैं, वो रेजिडेंस से, उसमें क्या आएगा, क्या वो अर्बन एरिया में रहते हैं या वो रूरल एरिया में रहते हैं, एंड क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या उनका रिलीजन है. तो ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जो उस पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन समझ में आ गया कि क्या उसकी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो इसको आगे रीड करते हैं. पॉपुलेशन कंपोजिशन इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन जियोग्राफी with a vast coverage of analysis of age and sex. एज एंड सेक्स की एनालिसिस को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक स्टडी, जो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था. डेमोग्राफिक स्टडीज. प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं. एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके कल्चर क्या है. ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, यानी कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं. लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा. यानी इसमें सारे फैक्टर्स जो आप लोगों की एक ह्यूमन सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं. इकोनॉमी से लेके मतलब पॉवर्टी है, किस एरिया में क्या ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं लोग, इंडस्ट्री में जॉब्स कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, जो भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे उसका कंपोजिशन. इन दिस सेक्शन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पैटर्न ऑफ, यानी ये 4 फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे. तो पहला फैक्टर कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन. रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या होता है? रूरल इन द सेंस विलेज एंड अर्बन इज सिटी. तो अब ये देखेंगे कि जो लोग सिटीज में रहते हैं और जो लोग टाउन्स में विलेज में रहते हैं, उन लोगों में क्या डिस्टिंक्शंस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो वो कंपोजिशन कैसे, कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी अगर वो सिटी में रह रहे हैं या विलेज में रह रहे हैं, वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है. इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगेन ये वर्ड बार बार आपके सामने आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक. सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब सोसाइटी. तो आप खुद इसका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि विलेज सोसाइटी में और अर्बन सोसाइटी में, सिटी की सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं. एक सोसाइटी है विलेज की, एक सोसाइटी है सिटी की, तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो उनके कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका, फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगी, क्लॉथ हैबिट्स डिफरेंट होंगी, और सोसाइटी में मिलना जुलना डिफरेंट होगा कि लोग कैसे, विमेंस के लिए फ्रीडम सिटीज़ में ज़्यादा होती है, विलेज में कम होती है. तो ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं सोसाइटी के. इकोनॉमिक में क्या होगा, विलेज में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा, ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं. लेकिन अगर आप सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब्स ज़्यादा करेंगे लोग, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि शॉप्स हो गई वो करेंगे, या वेज लेबर करेंगे. जो लोग घरों, ये जो मजदूरी का काम करते हैं वो वेज लेबर होती है. तो ये क्या है उसका इकोनॉमिक डिफरेंसेस. एंड इधर ये हमने जो डिस्कस किए पहले, सोशल डिफरेंसेस. तो दोनों में
काफ़ी डिफरेंस होता है. So this becomes even significant for a country where about 68% of the total population lives in village. इंडिया की 2011 के सेंसस के पॉइंट हिसाब से, जो हमारा डाटा है 2011 का, उसके हिसाब से 68% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ पे रहती है? विलेज में. तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पढ़ना या स्टडी करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू नो लाइक व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस पीपल. सो यहाँ पे आगे रीड करने पे पता लगेगा. डू यू नो दैट द इंडिया हैज़ 6,40,867 विलेजेस अकॉर्डिंग टू द सेंसस. सो ये जो है नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया, आउट ऑफ विच 5,97,000 are inhabited villages. However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. So not ये हर जगह मेंशन किया जाता है, बिकॉज किसी भी कंट्री में, चाहे अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं है. ये हमें पता है क्यों नहीं है, बिकॉज उस एरिया की जियोग्राफी अलग है, या उस एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल अलग हैं, या उस एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी डिफरेंस है. तो हर स्टेट या रीजन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी. सो यू माइट हैव नोटेड दैट द स्टेट्स लाइक बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. सिक्किम और बिहार जैसे स्टेट्स में रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है. द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र हैव only little over half of their population residing in the village. So अगर उसको कंपेयर करेंगे गोवा एंड महाराष्ट्र से, वहाँ पे थोड़ा कम है परसेंटेज. द यूनियन टेरिटरीज. सो अब आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि वाई दिस वर्ड इज मैंशनड यूनियन टेरिटरी. आप लोग जब रीड करते हैं तो क्या होता है, ब्लाइंडली आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता तो आप लोग क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं. देन व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? See, in India, there are two things. India is divided in two things. One is states, जो हमारे यहाँ पे हैं 28, और another is UTs, जिनको बोलते हैं हम यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स रूल करती हैं. जैसे आप अगर मान लीजिए राजस्थान में है तो वहाँ पे राजस्थान की गवर्नमेंट, अगर आप महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, अगर आप यूपी में है तो वहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट होगी. यूटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार जिसको बहुत फेमस है अभी इन इस टाइम में, तो सेंटर जो मोदी सरकार है वो यूटीज में यानी यूनियन टेरिटरीज में रूल करती है, तो उनका रूल वहाँ पे चलता है. सो द यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट दादरा नागरा हवेली. सो यूनियन टेरिटरी के एग्जांपल क्या है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, न्यू दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी. सो ये इन एरियाज में ये मोस्टली अर्बन पॉपुलेशंस हैं. द साइज ऑफ विलेज ऑल्सो वेरीज considerably. It is less than 200% in a hill states of northeastern India. Western Rajasthan and run of Kutch has as high as 17,000% in a state of Kerala and in parts of Maharashtra. तो ये हमें पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में वेरी करती है, और विद इन दैट एरिया भी पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करेगी. तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी का डॉट्स वाला डायग्राम, उससे आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर राजस्थान का कोई एरिया है तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है ज़्यादा, बट केरला में अगर आप जाएंगे तो बहुत डेंसली पॉपुलेट है, बिकॉज यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है और यहाँ पे हार्श क्लाइमेट है. हार्श का मतलब क्या होता है, टफ, बिकॉज यहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, इस वजह से डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कम लोग रहते हैं. लेकिन केरला इज कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया की वजह से क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट प्लेजेंट है यानी अच्छा क्लाइमेट है. तो इन एरियाज में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. सो अभी इसको आगे रीड करते हैं. A thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India reveals that both at
intra-state and interstate levels the relative degree of urbanization and extent of rural-urban migration, regulate the contradiction of rural concentration of rural population. See, दो तरीके की सेटलमेंट्स होती हैं, एक होती है रूरल, दूसरी होती है अर्बन. तो जो एम्प्लॉयमेंट के नीड से जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन. तो इस माइग्रेशन की वजह से क्या होगा, इस एरिया की जो डेंसिटी है वो वेरी करेगी. सी, मैं हर यूनिट के लिए इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, लाइक दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, एंड आई थिंक इट 2 लेक्चर और अब इसको कंप्लीट करने में लगेंगे. तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन आपको शायद नहीं मिलेगा यूट्यूब पे. तो आई विल बी ट्राइंग टू लाइक डिस्कस द होल सिलेबस इन फुल डिटेल. सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में लाइन टू लाइन डिस्कस करूं, और जब कुछ यूनिट्स हो जाएंगी उसके बाद वी विल ऑल्सो डू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो अभी आगे इसको रीड करेंगे. यू हैव नोटेड द So you have noted that contrary to rural population, the proportion of urban population in India is quite low, but it is showing a much faster rate growth over the decades. यानी हमने देखा 68% रूरल पॉपुलेशन है एंड 32%, मतलब अगर अप्रोक्सीमेट लेके चले 32% इज अर्बन पॉपुलेशन. एंड ये 2011 का डेटा है, एंड अगर 2021 का 2022 का डेटा आएगा तो वो चेंज होगा. चेंज होने के पीछे रीज़न क्या होगा कि माइग्रेशन हो रहा है काफ़ी बड़े स्केल पे रूरल टू अर्बन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आ रही हैं बेंगलोर जैसी सिटी में, हैदराबाद जैसी सिटी में, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं. गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पे आके अपने ऑफिसेस खोल रही हैं, और लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में स्टडी करने के बाद इन कंपनीज में जॉब करते हैं. उसके बाद जब ये लोग माइग्रेट करते हैं बट छोटी सिटीज़ की तरफ, बड़ी सिटीज़ की तरफ सॉरी, तो क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, किसी को कुक चाहिए, किसी को स्वीपर चाहिए, किसी को घर पे काम करने के लिए मेड चाहिए. तो क्या होता है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं. ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. तो वो क्या है, अर्बनाइजेशन. It is, however, noticed that in almost all the states and UTs, Union Territories, there has been a considerable increase in urban population. तो ये सभी states and UTs में visible है कि urban population में growth हो रहा है. This indicates, ये क्या indicate कर रहा है, both development of urban areas in terms of socio-economic conditions and an increased rate of rural-urban migration. यानी उन अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, और उस डेवलपमेंट के साथ क्या हो रहा है, रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन भी हो रहा है. द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज conspicuous in the case of urban areas along the main road links and railroads in the North Indian plains. The industrial areas, ये एरियाज हैं जो काफ़ी हाईली इंडस्ट्रियलाइज हैं, यानी इन एरियाज में बहुत इंडस्ट्रीज हैं. तो इंडस्ट्रीज में बहुत लोगों की डिमांड होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो क्या होता है, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन इन इंडस्ट्रियल एरिया में जाके काम करते हैं. सो इसको आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या रीड करेंगे, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन. और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो सके, नहीं हो पाएगा. सो अभी दो वीडियोस इसमें और लेंगे. सो ये थर्ड वीडियो आपका कंप्लीट होता है. आई विल डिस्कस ऑल दीज यूनिट्स स्लोली सो दैट आपको एग्जाम में कोई इशू ना हो.
बिकॉज आप आसानी से इसको अगर पूरे की पूरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका सिलेबस 100% इससे कंप्लीट हो जाएगा विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और थोड़े टाइम बाद मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसमें ऐड कर दूंगा जिसमें आप अपना डाउट और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।